साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज जो हमारी ये क्लास है रीड की क्लास नंबर 57 है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। तो आज की क्लास में हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया था। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा होगा। आज हम लोग एक एक बेसिक बेसिक बातों को जानेंगे कि सर्वांगसमता का क्या मतलब होता है, सर्वांगसम त्रिभुज का क्या मतलब है, कौन से उसके नियम हैं जिनसे हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। तो ये सारी बातों को एक साथ इस क्लास में सीखेंगे। सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है ये भी जानेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले साथियों हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल में समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। तो बेसिकली जो दोनों में अंतर है ना, समरूप में अंतर है कि रूप समान होगा, लेकिन उन सबकी आकृति या सब या एकदम सेम साइज हो, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सर्वांग समता की बात करेंगे साथियों, तो सर्वांग समता में रूप तो समान होना ही चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सर्वांग सम। मतलब दो आकृतियां, दो फिगर जो है वो सर्वांग सम तब होगा साथियों जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा तब कहलाएगा वो सर्वांग। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज कीजिए कि मान लें हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया। अब मैं ऐसा ही एक और ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो आप कहेंगे कि ये दोनों सर सर्वांगसम त्रिभुज है। कारण क्या है सर्वांगसम त्रिभुज होने का? कि सर इसको जब आप यहां से यहां लाएंगे ना, तो ये पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। देखो पूरा ओवरलैप कर गया, तो ये सर्वांगसम है। लेकिन समरूप है क्या? जी बिल्कुल समरूप भी है। इसका मतलब जितने भी सर्वांगसम चीजें होती है ना, सर्वांगसम आकृतियां होती है, वो समरूप भी होगी। रूप तो सेम है दोनों का। यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, इसको मान लीजिए मैंने पी क्यू आर नाम दिया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे साथियों? समरूप होंगे, है ना। तो दोनों त्रिभुज ये हमारे पास समरूप त्रिभुज हैं। तो आई थिंक आपको, सॉरी, सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसमता का मीनिंग समझ में आ गया कि हाँ ये सर्वांगसमता का मतलब है आकृतियां आपस में सेम होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, रूप भी सेम होगा, आकार भी सेम होगा, तो वो होगी सर्वांगसम। सर्वांगसम। और समरूप में रूप समान होगा। अब बात करते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है, क्या उसकी कंडीशन है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखिए साथियों, जो डेफिनेशन हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुज की यानी सिमिलर ट्रायंगल की, वो है कि ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम थ्री साइड। तीनों साइड सेम होनी चाहिए, तीनों भुजाएं सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली द सेम थ्री एंगल्स, और सेम तीनों एंगल भी सेम होने चाहिए। तो वो कैसा होगा? समरूप त्रिभुज। जैसे इससे पहले वाला देखिए, आप इसमें देख पाएंगे आराम से कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है? सेम है। ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, ये दोनों एंगल सेम हो गए। और ये तीसरा एंगल भी हमारा आपस में ये सेम, ठीक है। और इसी तरीके से साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी, तभी तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, वरना ओवरलैप कर ही नहीं सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे ना, उसमें आपके पास त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे, त्रिभुज तब सर्वांगसम होते हैं जब उनकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण बराबर हो। यह हमारे पास सर्वांगसमता का बेसिक नियम है, ठीक है। अब हम इस बेसिक नियम को तो जान लिया कि हाँ सर सर्वांगसम ये होता है। अब जरा हम ये बात जानते हैं कि इसके क्या क्या नियम है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई आकृतियां सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो इसके कुछ छोटे छोटे नियम है। जैसे हमने समरूपता के नियम पढ़े थे ना, वैसे ही इसके भी छोटे छोटे नियम है। समरूपता के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि सर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके एंगल सेम हो। एंगल सेम हो, जैसे ए बराबर पी के आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास कि ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज सर यहाँ पे आप बना दीजिए, या इसी त्रिभुज को कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया, है ना। और ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे
जब आपके पास ए बी सी पी क्यू आर, तो आपने समरूपता की कंडीशन पढ़ी थी कि सर संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। पहली कंडीशन तो सर ये है कि ये बराबर होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, समान हो जाएगी तब तो बन जाएगा सर्वांगसम, लेकिन समरूप होने के लिए संगत भुजाओं का समानुपाती होना जरूरी है। समानुपाती का क्या मतलब है? समानुपाती का मतलब है कि जैसे ए बी PQ के समान का समानुपाती बराबर होगा BC और QR का समानुपाती अनुपात बराबर होगा AC और PR का अनुपात, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब संगत भुजाएं या अनुपात कैसे लेते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समरूप वाले में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। शुरू के स्टार्टिंग में थ्योरी जब आप पढ़ लेंगे तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं कैसे लेते हैं आप बहुत आराम से समझ जाएंगे, है ना। तो वो जरूर आप क्लास को देखिए। अब हम बात करते हैं कि सर्वांगसम कब होगा, तो साथियों सर्वांगसम तब होगा जब ये बराबर हो जाए, मतलब ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए, और ए सी पी आर के बराबर, संगत भुजाएं बराबर हो जाए। आपके दिमाग में अब सवाल ये आ सकता है कि सर समानुपात और बराबर समान में क्या अंतर है? समानुपात का मतलब है अनुपात समान होगा, और समान होने में दोनों समान होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो है, तीन भुजाएं दो तीन चार है, और मैंने लिखा अगले त्रिभुज की जो भुजाएं है ना वो चार छः आठ है, तो ये दोनों समानुपाती है। समानुपात कैसे? भाई इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, और इसका दुगना ये है, यानी कि ये जो तीनों भुजाएं थी ना ये समानुपात में बढ़ी है, समान अनुपात में बढ़ी, दुगुना हुई है। इसी तरह आप तीन गुना भी कर सकते हैं, तो इनका अनुपात सेम है, ये कहलाता है समानुपाती। ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर ये तो त्रिभुज बड़ा होगा, ये त्रिभुज छोटा होगा, तो ये तो एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा, यानी समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी बात को ऐसे कह देते हैं कि सर देखो मैं अगर ऐसे बोल दूं कि दो तीन चार, और अगला त्रिभुज भी मैं लिखूं जिसकी भुजाएं दो तीन और चार, अब ये देखो आप दोनों त्रिभुज सेम होंगे, साइज तो दोनों की सेम हो गई, एंगल भी सेम होगा, एंगल तो समरूप में भी सेम होता है और सर्वांगसम में भी सेम होता है। तो मेरे भाई इस केस में आपको ये होता है समान भुजा, ये होती है समानुपाती भुजा। तो समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में जो माइनर सा डेफिनेशन में अंतर है ना वो ये है कि समरूप त्रिभुज में तीनों कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, सर्वांगसम त्रिभुज में तीनों कोण बराबर और तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। इसका मतलब जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप भी होते हैं, है ना। कि सर बराबर तो होगा, भुजाएं बराबर होगी तो अनुपात भी होगा हमारे पास, है ना। अब इसके कुछ नियम हैं जिनको हम लोग जानते हैं, आइए। तो हमारे पास साथियों अगर हम इस नियम के बारे में बात करें कि क्या क्या नियम है, तो त्रिभुजों के सर्वसमता की शर्तें की बात कर लेते हैं ना। कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला नियम हमारे पास है ट्रिपल एस, एस 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 का नियम, एस एस नियम का सर भुजा 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 का क्या मतलब है? हिंदी में भुजा भुजा और भुजा, ये भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो भुजा भुजा सर्वांग समता नियम साथियों ये कहता है कि अगर किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर आ जाए, जैसे देखिए आप इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सर ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और पी आर ए सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे, और ये हमारे पास दोनों त्रिभुज को मैंने लिख दिया सर्वांगसम। अब इसमें यहाँ पे आपको एक बात और सीखनी चाहिए, सर ये होता है सर्वांग समता का निशान। सर्वांग समता को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, मतलब ये सिंबल से सर्वांग समता को निरूपित करते हैं। अब और दूसरी बात क्या सीखनी है आपको कि सर मान लीजिए दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, है ना, इन दोनों त्रिभुजों के सर संगत भुजाएं समान है, तो आपने ये कह दिया कि सर्वांगसम तो है। अब ये सर्वांगसम लिखेंगे कैसे? तो लिखने का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि जो एंगल सेम होगा ना उसके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज तो ये दिया हुआ है और एक त्रिभुज आपको ये दिया हुआ है।
ठीक है। इनका नाम लिख लेते हैं कि सर ए बी सी। एक त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर। मैंने ये कहा कि ये जो ए बी भुजा है ना वो क्यू आर के बराबर है, मान लीजिए कि क्यू आर के बराबर है ना। इसी तरीके से मैंने कहा कि चलो ये जो भुजा है ना ए सी भुजा, ये साथियों पी क्यू के बराबर है। ठीक है सर। अब मैंने कहा कि ये जो तीसरी भुजा है ना बी सी भुजा, ये पी आर के बराबर है। आप कहेंगे कि सर ये ट्रिपल एस नियम से, एस 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 नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है ना वो सर्वांग तो हो गए। इस नियम से सर्वांग तो हो गए। अब सर्वांग लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाए, है ना, ये स्टार्ट करना है। तो आपके पास इस बात का पूरा फ्रीडम है कि किसी एक त्रिभुज को कैसे भी लिख दो आप। दूसरे में आपको लगाना है दिमाग कि जैसे सर मैंने इस त्रिभुज को मान लीजिए एबीसी लिखा, मान लीजिए कि मैंने लिखा कि त्रिभुज ए बी सी, अगर ऐसा लिखा कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग है इस त्रिभुज के, तो अब इस त्रिभुज को लिखने के लिए मुझे सोचना है, आराम से सोच के मुझे काम करना है। कैसे करना है देखिए, देखिए आपको बहुत ध्यान से एक एक बातें सीखना है ना कि मैं अगले क्या लिखूं अब, है ना। तो देखिए ये रहा ए भुजा, ए एंगल। अब मेरे भाई एक बात बताइए, ए एंगल ये रहा, आप कहेंगे जी सर ये रहा ए एंगल। ए एंगल के सामने भुजा कौन सी है, बीसी भुजा है। ध्यान से देखिए, ए एंगल के सामने कौन सी भुजा है, बीसी। और बीसी के बराबर कौन सी, संगत भुजा लिखना होता है, संगत कोण लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर हो सकता है कि आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए और हमसे गलती हो जाए, तो बहुत ध्यान से बस समझ लीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगा एग्जाम में। आप किसी भी एक त्रिभुज को तो कैसे भी लिख दीजिए, अगला त्रिभुज आपको लिखना है और उसके संगत भुजाएं लेनी है और संगत कोण लेना है। अगला लिखते समय आप क्या करेंगे कि सर ये ए है, तो ए एंगल के पास में गया, इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है। अब साथियों ये जो भुजा है ना वो किसके बराबर है, इसमें देखो आप कहोगे सर ये भुजा है ना पी क्यू के, पी आर के बराबर है। ठीक है, पी आर के बराबर है। अब ये जो पी आर है ना इसके सामने का एंगल कौन सा है, क्यू है। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा पहले क्यू। ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू एंगल है। ए के संगत कोण कौन सा है, क्यू एंगल है। इसी तरह से अब मैं बी के पास गया, आप देखिए बी कहाँ है, आप कहेंगे सर ये रहा बी। अब ये रहा बी हमारे पास, तो साथियों बी के सामने की भुजा कौन सी है, एसी भुजा। और एसी किसके बराबर दिया हुआ है इसमें, सर एसी पी क्यू के बराबर आपने बोला है, तो पी क्यू के सामने का कोण आर है। इसका मतलब अगला कौन सा होगा कि सर आर होगा। समझ गए आप। और अब तो समझ गए कि सर क्यू आर आ गया तो अगला पॉइंट पी होगा। इस प्रकार से अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे। मेरे भाई बिल्कुल ये होंगे। आपको इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, इन्हीं ऑर्डर में लिखना है। अब आप ऑर्डर बदलते जाएंगे तो ये भी बदलता जाएगा कि सर मैंने तो पता है क्या किया, मान लीजिए किसी के दिमाग में आया कि सर मैंने तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर लिखा, कोई बात नहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रायंगल के लिखने के लिए आपके पास आजादी है। अब दूसरा त्रिभुज जो इसके समरूप होगा वो आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सर यहां से मैंने पी को देखा, यहाँ पे रहा पी। अब पी के अपोजिट साइड देखिए आप, पी के अपोजिट साइड कौन सी, ये क्यू आर साइड। क्यू आर साइड किसके इक्वल है सर, ए बी के इक्वल है। ए बी के सामने वाला एंगल देखिए, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी। अब आप यहाँ लिखेंगे सी, समझे। अब आइए क्यू के पास, तो क्यू कहाँ है एंगल, सर ये रहा। क्यू के अपोजिट साइड देखिए कि सर पी आर है। भाई पी आर किसके इक्वल है, बीसी के। बीसी का अपोजिट एंगल कौन है, सर ए। यहाँ आपने लिख दिया ए, सही है। अब एक ही तो बच गया कि सर बी बच गया, तो बस इसको बी को लिख दीजिए ऐसे। तो मेरे भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर बोला जाए कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, तो आपको इस तरीके से चीजों को लिखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक है ना। ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमको तो बिल्कुल बेसिक क्लास से हम लोग ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ ये बात ऐसा होता है, आपको पता भी होगा। पर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को भी बताऊं, क्योंकि पता है आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। मैं ना ज़्यादा हाई फाई सोचता हूँ और ना हाई फाई पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एकदम सिंपल नियम, एकदम सिंपल से एक एक बातों को सीखते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन बेसिक से चीज़ों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। हमको एक एक बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई।
तो आपने पहला जो नियम है ना साथियों वो पढ़ लिया। जब पहला नियम है हमारे पास त्रिभुजों की सर्वांग समता का, और वो है ट्रिपल एस का नियम कि सर तीन भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की बराबर है, देखिए आपको साफ साफ लिखा दिख जाएगा, इसमें लिखा हुआ कि सर क्लियरली लिखा हुआ है कि थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन टू की जगह बोथ होना चाहिए था ना, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों की तीन संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं, ध्यान से पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, तीनों संगत भुजाएं बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे और वे समरूप भी होंगे। बिल्कुल ठीक बात लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मुझे लगता है आपको ये पहली बात समझ में आ गई कि सर ट्रिपल एस नियम, भुजा 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 नियम का मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम। अब आइए बढ़ते हैं साथियों अगले में। अगला हमारा जो नियम है, दूसरा नियम, सर दूसरा नियम है एस ए एस रूल। एस ए एस रूल का मतलब, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। का मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भुजा कोण भुजा नियम, ये हमारा दूसरा नियम है। यानी किसी त्रिभुज की का एक कोण और उसके दोनों पास आसपास की भुजाएं, देखिए इस लाइन का मतलब यही है, एस एस रूल का मतलब ये है कि सर एक किसी त्रिभुज का एक कोण और उसके आसपास की भुजाएं दोनों बराबर है अगर, तो कहलाएगा सर्वांगसम त्रिभुज। माने कि अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है, माने दोनों में एक कोण बराबर है, और उस कोण के आसपास की भुजाएं, आप या आप ये कह सकते हो उन दोनों, उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर दी गई है तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम। आइए समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, दो संगत भुजा बराबर हो, एंड एंगल बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, और दोनों साइड्स के बीच का एंगल, या आप ये कह सकते हो कि किसी त्रिभुज का एक कोण और उसके आसपास की भुजा, या आप कह सकते हो किसी त्रिभुज का एक कोण और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं या संगत भुजाएं बराबर हो, देन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि जब दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं बराबर हो और संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे आपके पास देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है साथियों पी क्यू आर, है ना। हाँ जी, ये कोण इस कोण के बराबर है ना, और इस कोण के आसपास की भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुज, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। ये नियम बताता है कि ये अगर ऐसी बात है तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम। एस ए एस रूल। या आप ये सोच सकते हो कि इस कोण, ये दोनों कोण बराबर है, अगर किसी दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर है तो उन दोनों को बनाने वाली भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर, तब वो क्या होगा, तब जाके वो सर्वांगसम होगा। आपने यही नियम समरूप त्रिभुज में भी पढ़ा था, एस ए एस रूल। वहां क्या बात थी कि सर किसी त्रिभुज का एक, दो त्रिभुज समरूप होंगे जब उनका एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं है ना, संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर हो। वहां अनुपात था, यहाँ पे अनुपात तो बराबर होगा ही, जब अब भुजाएं बराबर है तो अनुपात तो बराबर होगा ही। मतलब यहाँ पर वो जो नियम है वहाँ इक्वल हो जाता है, वहां पे समानुपात लग जाता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो ये मेरे भाई आपके पास त्रिभुजों के समरूप होने की कंडीशन है। अब आप इसको, जैसे आपने लिखा कि सर मैंने यहाँ लिखा त्रिभुज एबीसी समरूप होगा, तो यहाँ पी क्यू आर क्यों लिखा, इस बात को समझ लीजिए। आप कहोगे सर देखिए ये एंगल ए बी ए लिखा मैंने, अब बताइए मुझे, ये एंगल मैंने ए लिखा तो ये एंगल किसके बराबर है इसमें, जब पी के बराबर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा। अब मैंने कहा कि चलो यहां से मैंने, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि चलो मैंने ए बी लिखा, ये बी लिखा, अब आपने बी लिखा तो ये एंगल ए है साथियों, तो ये एंगल आपका बी है। अब इस बी को बनाने वाली भुजा ये थी ए बी, मुझे बताओ सर ये रहा पी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अगला जो कोण लेंगे कौन सा लेंगे, क्यू लेंगे, तो इसलिए क्या आया, क्यू आया, संगत क्या होगा, क्यू। इसी तरह से ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब अब तो बचा एक आर ही ना, तो इसलिए पी क्यू आर लिखा है। आप बस इस बात को ऐसे ध्यान रखिए कि आपको ऐसा लिखना भी आना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और मुझे लगता है आपको दूसरा नियम समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह।
अब आते हैं साथियों तीसरे नियम। हाँ जी, तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना है ना, बहुत काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट नियम है ASA रूल। ASA रूल का मतलब यह है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, कोण भुजा कोण, समझिए इस बात को, एंगल साइड एंगल, अगर ये इक्वल है इसी ऑर्डर में तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग। बात को समझिए क्या बोल रहा है। When two triangles have two corresponding angles and one inclined side, क्या लिखा है इसमें, कुछ टाइपिंग एरर है। इंक्लाइंडेड एंगल साइड इक्वल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि जब दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं बराबर हो, दो संगत भुजाएं बराबर हो और संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं बराबर हो और संगत भुजाओं के बीच का दोनों कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग। कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है और उन दोनों कोणों से जाने वाली जो कॉमन भुजा है ना, वो अगर बराबर आ जाए, दोनों कोण से बनने वाली भुजा या दोनों कोण से गुजरने वाली भुजा अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग होगा। देखिए बात क्या कह रहा है कि सर मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमारे पास दो ABC और एक त्रिभुज है आपके पास PQR। आपसे कहा गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसी तरह से दूसरा त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है। यहाँ सर ये बात ठीक है कि सर ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर ये दो कोण बराबर है तो इन दोनों कोण से बनने वाली जो संगत भुजा है ना, दोनों कोणों के बीच का जो कोण बराबर हो, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है ना। अरे यार इसमें मुझे लगता है ये लिखा हुआ सब गलत लिखा है क्या। आप तो किसी दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं बराबर हो, नहीं ये बात गलत है भैया ना, लिखा हुआ जो है ना वो गलत है। आप तो बस इस डायग्राम को समझ लो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ASA नियम के कहने का मतलब यह है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, तो इन दोनों एंगल के बीच जो भुजा है ना, ये वाली भुजा और ये वाली, ये भी अगर बराबर हो जाए, मतलब एंगल फिर ये भुजा फिर ये एंगल भी बराबर हो जाए, तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। आपको थोड़ी बात हल्की समझ में आई होगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है PQR। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि ये वाला कोण जो है ना इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। मान लीजिए कि ये कोण है आपके पास 50 डिग्री, ये कोण है 70 डिग्री, है ना। ये भी कोण कितना है कि सर 50 डिग्री और ये कोण है 70 डिग्री। मैंने कहा कि ये जो भुजा है ना वो 12 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो आप देखिए, आप कहेंगे सर ये कोण, ये भुजा, ये कोण, कोण भुजा कोण बराबर है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम। मतलब ये हुआ कि ए एंगल साइड और फिर एंगल, इस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। थोड़ा और हल्का समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं कि चलो ये बात अगर थोड़ी समझ में आई तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको इतना बेसिक तो पता है कि सर अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो आप कहेंगे सर तीसरा कोण भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दो कोण का अगर मान दिया है तो आप तीसरा निकाल देंगे। आप फट से यहाँ पे जवाब देंगे और मुझे कहेंगे सर ये 50 डिग्री है, 70 डिग्री तो 120 हो गया, इसका मतलब निश्चित रूप से इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर दिए तो तीसरा भी बराबर होगा, मतलब तीनों कोण बराबर होंगे। समझा आप मेरी बात? यहाँ सर दो बराबर दे दिया तो तीसरा बराबर तो होगा, ये बात तो हमने समरूपता में भी पढ़ा था। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, मैं एक नया त्रिभुज बना के आपको बात को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक नया त्रिभुज है, सर ये मेरे पास एक त्रिभुज है, मैं नाम दे देता हूँ XYZ UVW। मैंने ये कहा कि चलो ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है,
मैंने कहा कि ये कोण आपका जो है ना वो है 70 डिग्री, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोण जो है ना आपका वो है 70 डिग्री। मैंने कहा कि ये कोण 40 डिग्री है आपका, ये कोण भी मैंने कहा कि 40 डिग्री है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, और आपसे किसी ने कहा कि आप बताइए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज है कि नहीं है। आप कैसे सोचेंगे? आप कहेंगे कि सर दो एंगल मुझे मालूम है, मैं ये तीसरा एंगल निकाल लूंगा आराम से। कैसे नहीं? आपको ध्यान रखिएगा इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, यही दो बस इन्फॉर्मेशन दिया और कुछ भी नहीं दिया है। और आपसे कहा गया कि बताइए ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं त्रिभुज, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो आपने क्या किया कि सर दो एंगल तो मुझे मालूम था, मैंने तीसरा एंगल निकाल लिया। 70 और 40 110, या 180 में से 110 घटा दो, तो ये 70 डिग्री आ गया। मेरे भाई आप सेम इस बात को आप यहाँ भी कहेंगे कि सर देखिए ये जो हमारे पास दो एंगल आपको दिया है, तो तीसरा एंगल भी सर मेरा आ गया 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे भाई मुझे एक बात समझाइए, बड़े ध्यान से बात को समझाइएगा, है ना, कि सर अब जो है ना मैं बात करने जा रहा हूं उसको जरा समझिए। आप कहेंगे कि सर देखिए ये साइड है ना, मैं एक मिनट इस साइड को मैं 10 मान लेता हूं कि ये जो साइड है ना, तो मैं यहाँ ये मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा यह गया है कि बताइए ये जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है या नहीं। तो आपने कहा कि सर देखिए ये दोनों एंगल तो सेम है ना, कि हाँ सर ये दोनों एंगल तो सेम है। अच्छा यहाँ भी ये दोनों एंगल सेम है, आप कहेंगे हाँ यहाँ भी सेम है। ये साइड आपके पास 10 है, तो ये साइड भी 10 दी हुई है। तो क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल में ए एस ए एस ए नियम लगता हुआ दिखा? कहेंगे हाँ सर ए एस ए नियम लगता हुआ तो दिख गया। और अगर ए एस ए नियम लगता हुआ दिख गया का मतलब मेरे भाई आप तुरंत कहेंगे कि जो नियम, ये जो ट्रायंगल है ना दोनों, मतलब त्रिभुज एक्स वाई जेड ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब कौन से त्रिभुज के? तो एक्स लिया आपने, एक्स के एक्स कौन सा एंगल है 70, इसके सामने की भुजा कौन सी है वाई जेड, एक्स के सामने वाई जेड, तो एक्स 70 किसके इक्वल है? तो आप कहेंगे एक 70 एक तो इसके इक्वल है और एक इसके इक्वल है ना। तो 70 के सामने का जो साइड है ना वो मुझे लेना है, यहाँ पे है ना, इसको हटा दो। तो 70 के सामने की भुजा की सर ये मुझे लिखना पड़ेगा, या एंगल ले लीजिए ना आप, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप जानते हैं कि सर ये 70 है, तो ये एंगल आ, ये साइड हो गई बाई जेड। अब बाई जेड किस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हो गया है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है इसका मतलब ये साइड्स तो इक्वल ही होगी, साइड तो इक्वल होगी। कौन सी साइड? बाई जेड। किसके इक्वल होगी? सर बाई जेड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। 70 के सामने ये है। इसी तरह 40 ये रहा, 40 के सामने वाली साइड कितनी? 10। तो यहाँ भी देखो आप 40 के सामने कितना है? 10। तो ये इक्वल होगा। जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सर पहले एक्स है तो मुझे एक्स के सामने की साइड बाई जेड किसके इक्वल है? वाई डब्ल्यू के। तो वाई डब्ल्यू कौन सा है यहाँ पे? यू। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? यू। अगला क्या लिखोगे आप कि सर अगला मैं यहाँ पे लिखा हुआ वाई, और यहाँ पे कि वाई कितना एंगल है? 70 डिग्री। तो दूसरा 70 डिग्री कौन सा एंगल है? ये 70 डिग्री के सामने जो भुजा है वो कौन सी है? वाई जेड। और वाई जेड किसके इक्वल होगी? इसके। तो आप क्या लिखेंगे आप? डब्ल्यू। तो यू डब्ल्यू और वी आ जाएगा। ये दोनों त्रिभुज आपके लिए सर्वांगसम होंगे। कुल मिला के और भी अगर ऐसे आप बातें बनाओगे तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लोगे तो आपको एक बात कंक्लूजन पे निकलेगा कि सर एक बात जो है ना वो इससे ये कंक्लूजन निकला कि, मैं इसको लिख देता हूँ इस बात को। कंक्लूजन ये निकला कि यदि किसी त्रिभुज की कोई दो एंगल, किसी दो त्रिभुज की, है ना, यदि किसी दो त्रिभुजों की कोई दो एंगल, कोई भी दो एंगल, कोई भी दो कोण
समान हो तो समान हो तथा एक भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज, शॉर्ट में त्रिभुज का सिंबल ही बनाता हूं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये मेरे भाई आपको बात जो है ना बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन करते समय इसका यूज करने वाले हैं। तो मैं कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। आइए, तो ये बात जो है ना आपको ध्यान रखना है कि भाई आज के बाद हम ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर दे दे, तो मेरे भाई आप इस बात को ध्यान रखना कि तीसरा कोण, जो दोनों त्रिभुज है ना, वो जरूर सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर होगा, तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं और एग्जांपल आपको ऐसे बहुत सारे बता सकता हूँ। जैसे सर अभी एक एग्जांपल और बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। मैंने कहा चलिए एक और त्रिभुज बना लीजिए, ये आपने त्रिभुज बनाया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये एंगल जो है ना, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री, ये साइड आपके पास है 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है और इसके सामने की साइड को मैंने 8 सेंटीमीटर लिया। एक एंगल में और कोई बराबर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा एंगल, कि जो ये एंगल है ना वो आपका है 80 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए ये एंगल कितना होगा? ये 80 है। और इसी तरह मैं इस त्रिभुज का भी एक एंगल कोई भी 80 ले लेता हूँ। सर आप इसको 80 ले लीजिए, है ना, एक एंगल कोई भी 80 ले लीजिए। तो आपको देख के बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर एक त्रिभुज के दो एंगल सेम है, लेकिन वो एंगल सेम नहीं है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ए एस ए नियम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल एंगल बीच वाली साइड तो सेम है या नहीं मुझे पता ही नहीं है ना। हमको तो ये दो एंगल दिया है, एक साइड दिया है इक्वल। अब मैं कैसे इसको ए से रूल से कर सकता हूं उसको समझिए कि सर देखिए ये 30 है, ये 30 है, ये 80 है। तो ये कोण आपको पता है कि सर ये मैं निकाल सकता हूँ। ये हो गया पूरा 110 और 110 हो गया तो 180 में से 110 माइनस करेंगे 70। ये एंगल कितना होगा? सर 70 डिग्री। सर मेरे भाई ये एंगल कितना होगा? आप कहेंगे सर 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं तीनों एंगल सेम, तीनों एंगल सेम हो गया। अब देखिए ये 8 सेंटीमीटर भुजा थी, यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर थी, ये भी 8 थी। अब यहाँ से आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गए, देख रहे हैं आप दोनों का। और ये एंगल देखिए वापस 70 डिग्री सेम आ गया, तो वापस 70 डिग्री सेम आ गया। इसका मतलब देखिए ए एस ए नियम लग गया। तो ए एस ए नियम से क्या हो गया? ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज की किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर दे दे और एक भुजा बराबर दे दे तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना। क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो जो कॉमन भुजा है ना बराबर, वो उनके भी दोनों के आसपास के कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हमने कितने नियम पढ़ लिए काम काम के? सर 3 नियम पढ़ लिया हमने अभी तक सर्वांग समता का। पहला नियम कौन सा पढ़ा हमने? एस 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 नियम। अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। दूसरा हमने नियम पढ़ा सर एस ए एस नियम। इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हो और दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण, दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांगसम। तीसरा नियम हमने पढ़ लिया ए ए सॉरी ए एस ए नियम, ए एस ए नियम। अगर ऐसा है तो भी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। और इसी से हमने ये बात निकाला कि अगर दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है और उनको बनाने वाली भुजा भी बराबर है तो वो कैसा त्रिभुज होगा? सर्वांगसम। अब आते हैं हमारे चौथे नियम। चौथा नियम इस तीसरे से ही बनेगा। देखिए चौथा नियम क्या है साथियों? चौथा नियम जो हमारे पास है ना, 13 सर्वांग समता का नियम, डबल ए एस। तो आप देख पा रहे हैं कि सर दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। तो बिल्कुल ये बात जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही हमने नियम में पिछले में पढ़ा था। तो आई होप कि आपको चौथा नियम आराम से समझ में आ गया। यहाँ से अगर दो एंगल सेम है, कोई भी दो एंगल सेम है और कोई भी एक साइड सेम है, तो इसका मतलब वो तीसरा साइड भी, तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये कोण आप तुरंत कितना कहेंगे कि सर ये 180 माइनस θ1 प्लस θ2 होगा। और ऐसा है तो सर ये भी तो इतना ही होगा, क्योंकि ये θ2 है, सॉरी θ1 है, ये θ2 होगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा सर 180 माइनस θ1 प्लस θ2। तो अब देखिए कि सर ये एंगल सेम था, ये एंगल सेम है दोनों में, और ये साइड भी सेम है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड सेम है, तो ए एस से नियम लग गया, ए एस ए नियम, और त्रिभुज कैसा हो गया सर्वांग। बस ये बात ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज के अगर कोई भी दो कोण बराबर है, तीसरी भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर दी गई, तो त्रिभुज कैसा होगा सर्वांग। अब आते हैं पांचवें नियम में। पांचवा नियम है आरएचएस का नियम। तो आरएचएस में क्या होता है, आर का मतलब होता है राइट, राइट, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, इसको ढंग से लिख देता हूं इधर। आरएचएस का क्या मतलब होता है साथियों, आरएचएस का मतलब होता है जिसमें आर, आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण, समकोण। इसी तरीके से जो इसमें एस है ना, इसमें जो आर के बाद एच है ना, एच, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और एस, एस का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। तो साथियों कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कभी भी दो त्रिभुज दिए जाए और दोनों समकोण त्रिभुज हो, मतलब दो त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का दिया हो, दोनों में देख रहे हैं आप, और कर्ण बराबर दिया हो, सर कर्ण भी बराबर दिया है, और कोई भी एक भुजा बराबर दे दे, कोई भी एक भुजा बराबर दे दे, तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग। तो आपके मन में आएगा कि सर कैसे बराबर होंगे। देखिए इसको मैं थोड़ा पढ़ के भी बताता हूँ। इफ द हाइपोटेनियस एंड वन करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज, आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यदि दो त्रिभुजों का कर्ण बराबर हो तथा एक भुजा भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग। चलिए इस बात को मैं जरा आपको समझाता हूँ कि क्यों होंगे। जैसे मान लीजिए साथियों कि आपसे किसी ने कहा कि यह आपके पास एक त्रिभुज है, और एक और त्रिभुज आपके पास ये है, समकोण त्रिभुज है ना। अब मान लिया कि इस त्रिभुज में भुजाएं दे रखी है हमारे पास ए बी सी, ये है पी क्यू आर। मैंने आपसे ये कहा कि चलिए ये जो एंगल है ना, ये आपको मालूम है 90 डिग्री है, कि जी सर ये दिया हुआ है, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक एंगल समकोण होगा। मान लीजिए कि ये जो कर्ण है ना वो 5 है, ठीक है सर, ये 5 दिया हुआ है, इसका भी एक कर्ण दिया हुआ है 5 के सर, इसका भी कर्ण दिया है, क्योंकि हम आरएचएस रूल लगा रहे हैं ना। तो आरएचएस रूल लगा रहे हैं, इसका मतलब साथियों एक राइट एंगल होगा यानी एक कोण होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, और एक साइड इक्वल होगी। चलिए तो मैंने कोई भी एक साइड ले ली, कि ये साइड मेरे पास है 3, मैंने कहा ये साइड भी 3 है। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो आप मुझे बताइए कि कॉन्ग्रुएंट हुआ कैसे। तो हमने कितने नियम पढ़े कॉन्ग्रुएंसी के अभी तक, कि सर हमने बेसिकली 4 पढ़े, पर वैसे 3 ही पढ़े, तीसरा चौथा तो हमारे पास फ्री में हमारे तीसरे से हमने प्रूव किया था। तो तीसरे नियम 3 हमारे कौन से थे, ट्रिपल एस का रूल, दूसरा एस ए एस रूल, तीसरा हमने पढ़ा था सर ए एस ए रूल, ये पढ़ा। चौथे को हमको याद रखने की जरूरत है नहीं, वो हम तीसरे से ही बना लेंगे। और आपकी मर्जी की सर हम तो याद रखेंगे, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ट्रिपल ए, डबल ए एस, ए एस रूल। अच्छा पांचवा, पांचवा हम पढ़ रहे हैं आरएचएस रूल। तो अब मुझे बताइए, मुझे आरएचएस अगर प्रूफ करना है, तो इनमें से अगर कोई बात ट्रू हो जाए तो मैं कह दूंगा कि सर्वांग सम है, क्योंकि ये सारी बात मैं पढ़ चुका हूं। तो मुझे बताइए अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये होता है कर्ण साथियों, और जिस किसी भी एक एंगल का आप यूज करोगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि थीटा है, तो कोण के सामने जिस कोण को लोगे ये क्या होता है, लंब। सर ये लंब है तो ये क्या होगा, सर ये होगा हमारे पास आधार।
और अगर ये आधार है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है कि सर पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू पुट करो। कर्ण कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर। लंब आपको निकालना है तो 3 का स्क्वायर इधर आके माइनस, तो लंब कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 माइनस होता है 16, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, रूट 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये साइड कितनी आ गई 4। इसी तरह से अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4। और अब आप कहेंगे कि सर अब तो देखो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा है। कारण कि सर ये देखो ना ट्रिपल एस रूल लग तो गया भाई, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ये ट्रिपल एस रूल से ये तो सर सर्वांग सम हो तो गया। इसका मतलब मेरे भाई पांचवा जो हमारा नियम है वो आरएचएस का नियम, यानी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण समकोण दिए जाए बराबर, मत समकोण दे दिया गया तो बराबर ही हो गया, और एक कर्ण दिया जाए बराबर और एक कोई भुजा बराबर दे दे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। किस नियम से, ट्रिपल एस नियम से हमने प्रूव कर दिया। तो कुल मिला के मेरे भाई मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास 5 नियम है सर्वांग सम होने की। 5 में से जो मैं तो आपको कहूंगा 4 ही याद रखो, चौथे वाले को याद नहीं भी रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना, कि सर कर लेंगे। और याद रख सको तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है कि सर एकदम सिंपल है। आइए तो अब साथियों हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन करते हैं कि सर इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से जो हमारे सर्वांग समता के पांचों नियम थे वो बताता हूँ, क्योंकि उसका यूज करना पड़ेगा। पहला नियम क्या था, बोलिए आप मेरे साथ साथ कि सर साइड एंगल साइड साइड साइड। दूसरा नियम क्या था, सर साइड एंगल साइड। तीसरा नियम क्या था कि सर एंगल साइड एंगल। चौथा नियम क्या था कि सर वो डबल ए एस रूल। और पांचवा नियम कौन सा था, आरएचएस रूल। मान लीजिए हो सकता है आप में से कई लोगों को सर याद ही नहीं होता, हमको सर याद ही नहीं रहता है, तो मेरे जैसे याद कीजिए, मुझे भी चीजें याद कम रहती है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, क्या खास बात है, कैसे मुझे याद हो सकता है ना, मैं उस बात को नोट करता हूँ यार कुछ तो इसमें अलग है ना, कुछ तो क्वेश्चन हिंट देगा कि मुझे कैसे याद रखोगे आप। तो देखो मैं याद रखता हूँ, पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं भाई, सर्वांग समता हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। तो पहला नियम तीनों बराबर, तीनों बराबर के बाद अब आते हैं दूसरा, अब घटते जाएंगे, भुजाओं की संख्या को कम करते जाइए आप। तो आप भुजाओं की संख्या को क्या करेंगे, लगातार कम करते जाइए। तो सर 3 भुजाएं बराबर थी, अब साथियों 2 भुजा बराबर और एक ले लिया मैंने एंगल, है ना। फिर सर एक भुजा और 2 एंगल, फिर भुजाओं की संख्या कम करिए, एक भुजा एंगल, एक भुजा लेंगे और 2 एंगल, तो ये आपको याद आ जाएगा ए एस ए रूल। और ए एस ए रूल है तो आपको लग रहा है ना कि सर दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर होगा, तो इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरी भुजा तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो अगर कभी भी दो कोण बराबर दे और एक भुजा बराबर दे तो त्रिभुज हमेशा कैसे होंगे, सर्वांग सम। और पांचवा नियम तो आप रट ही लोगे कि सर आरएचएस रूल। तो एकदम सिंपल है, 3 भुजाओं से शुरू करो, पहले 3 भुजा फिर 2 भुजा फिर 1 भुजा, 3 नियम याद हो गया आपको। सीधी सी बात है, आपको 3 बातें लेनी है, 3 भुजा, 2 भुजा लोगे 1 एंगल लोगे, फिर 2 एंगल लोगे और 1 भुजा लोगे, है ना। तो ऐसे आपको ये चीजों को याद करना है। 3 याद तो चौथा अपने आप याद, और पांचवा आप रट ही लोगे, फिर पांचवा एक आरएचएस ही तो बचा। बस इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। ये हमारे सर्वांग समता के नियम थे। तो साथियों अब आते हैं हम जरा, अच्छा समरूप का नियम कि सर समरूप वाला कैसे याद रहेगा। देखिए ये पहला नियम समरूप का यही था, दूसरा नियम समरूप का क्या सर यही था, तीसरा नियम समरूप समरूप का कि सर बस ये डबल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस 3 ही तो नियम था समरूप के अंदर, है ना। तो बहुत सिंपल है चीजों को याद रखना, बस बात को समझना है और कैसे याद रखना है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए सफिशिएंट क्राइटेरियन फ्रॉम फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। कह रहा है कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त कसौटी नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कॉन्ग्रुएंसी को नहीं बता रही है, आपको ये बताना है। तो देखिए इन्हीं 5 नियमों पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और कितना सिंपल पूछा। अगर आपको याद नहीं है ये नियम तो आप गलती कर देंगे। मुझे लगता है कि अब आपको याद हो चुका होगा और अब आप निश्चित रूप से गलती नहीं करेंगे।
कि सर पहला नियम एंगल साइड एंगल, तो आप कहेंगे सर ये नियम तो हमारे काम का है, ये तो कॉन्ग्रुएंसी में है हमारे पास। तीसरा नियम, तो ये तो सही लिखा हुआ है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। मुझे तो नहीं ढूंढना है ना कि कौन सा कसौटी नहीं है, तो ये बात सही लिखी है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। डबल ए रूल, आप कहेंगे सर डबल ए रूल तो नहीं होगा, ये तो सर हमने पढ़ा ही नहीं, 5 नियम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है। ये कॉन्ग्रुएंसी को नहीं बताता है। जैसे ट्रिपल एस की सर ये तो था, आर एच एस ये भी था, मतलब ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो आंसर सही कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। कोण 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 समरूपता सर्वांग समता का नियम नहीं होता है। कई लोगों के मन में आएगा कि सर क्यों नहीं होता है कोण कोण समरूपता का नियम? साथियों इसलिए नहीं होता है कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल मान लीजिए ये बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया और ये मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, है ना, ये मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया। अब मैंने क्या कहा कि चलो तीनों संगत कोण बराबर है। मैंने कहा ये कोण जो है ना, ये वाला आपका कोण ये है 30 डिग्री का। मैंने कहा ये जो कोण है ना आपका, वो है 75 डिग्री का। ये कोण मान लीजिए आपके पास दिया है, कितना हो जाएगा ये 105, तो 75 हो जाएगा ना, 75 डिग्री, 150, ठीक है। फिर मैंने कहा कि चलो इसी तरह ये कोण आपका 30 हो गया, ये कोण आपका 75 डिग्री हो गया, ये कोण 75 डिग्री हो गया। सर संगत कोण बराबर तो है, पर ये सर्वांग क्यों नहीं, ये बताओ। तो हमने सर्वांग समता की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? रूप के साथ साथ आकृतियां एक दूसरे को ढक लेगी, ओवरलैप कर लेगी। क्या ये त्रिभुज इसको ओवरलैप कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं। क्या ये त्रिभुज इसको ओवरलैप कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये सर्वांग नहीं है, समरूप है लेकिन सर्वांग नहीं। तो इसीलिए ट्रिपल ए जो रूल है ना, आपको मैंने नहीं बताया। इसे ट्रिपल ए रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं होंगे। मुझे लगता है आई होप कि आप बात को समझ गए। अब आते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, AB बराबर 4 दिया है, BC बराबर 5 दिया हुआ है, CA दिया 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, RP बराबर 6 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आर दीज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? तो कौन से ये जो नियम है ना, उस नियम के अंतर्गत ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो आप कहेंगे कि सर यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में AB 4 है, BC 5 है, 5 सेंटीमीटर, CA 6 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 4 है, QR बराबर 5 है सेंटीमीटर और RP बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किस सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि सर देखिए ये भुजा इसके बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, CA भुजा RP के बराबर है। इसका मतलब सर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। और कौन से नियम से? कि सर तीनों संगत भुजाएं बराबर है, मतलब ट्रिपल एस नियम जो हमारा पहला नियम था, उसी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग। देख रहे हैं आप, आराम से हमने सर्वांग कर लिया। एकदम बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे इस क्लास में, है ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इफ AB इक्वल टू QR एंड BC इक्वल टू RP एंड CA इक्वल टू PQ, देन तो कह रहा है इनमें से कौन सा त्रिभुज ये सर्वांग होंगे। दो त्रिभुज दिए हुए, उनमें इनकी भुजाएं बराबर दे रखी है, तो इस सर्वांग किस प्रकार से होंगे, आपको किस ऑर्डर में सर्वांग होंगे, ये पता करके बताना है ना। तो हिंदी में देखिए क्या पढ़ा है, दो त्रिभुज एबीसी हैं और पी क्यू आर, यदि इनमें से AB QR के बराबर है, BC RP के बराबर है, CA PQ के बराबर हो, तो कौन से नियम से तो सर्वांग हो जाएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में होंगे ये आपसे पूछा है। चलिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है, फिर एक दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज हमने ले लिया। इसको मैं कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इनके नाम लिख दीजिए आपकी सर ABCPQR। आइए, अब आपसे बोला गया कि AB QR के बराबर है, ठीक है सर, AB QR के बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर है। BC RP के बराबर है, BC भुजा RP इसके बराबर है। इसी तरह CA भुजा PQ के बराबर है, इस PQ के बराबर है। ये तीनों आपस में, ये भुजाएं आपस में बराबर है। अब आपको बताना है कि क्या, तो आप कहेंगे सर ट्रिपल एस रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांग तो हो गए, लेकिन अब कौन से ऑर्डर में होगा वो आपको लिखना है। तो मेरे भाई एक काम करिए, आप कहेंगे कि सर ऑर्डर में मुझे देखना है, तो मैंने क्या किया
कि सर अब मैं एक त्रिभुज को लिखूंगा तो ऐसे तो मुझे 3 बार ऐसे लिख के देखना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक एंगल से स्टार्ट कीजिए। सर मैंने इस ए से, जैसे आपने क्या किया कि सर मैं कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपने बी से स्टार्ट किया, मान लीजिए बी से, तो मेरे भाई बी का करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है मुझे, संगत कोण लेना है, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो मेरे भाई बी लिया आपने एंगल, तो बी के सामने की भुजा कौन सी है कि सर एसी भुजा है। एसी अब बताइए किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर एसी क्यू, पी क्यू के बराबर है। पी के सामने की भुजा एसी किसके बराबर है, पी क्यू के। पी क्यू के सामने का कोण कौन सा है, आर है, आर है। इसका मतलब बी जो जहां भी लिखा होगा ना, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लेंगे आप, आर लेंगे। समझे आप मेरी बात। अब ऑप्शन में आइए, आप कहेंगे सर यहाँ पे बी है ना, यहाँ पर जो बी है ना सर, यहाँ पे बी बीच में है और यहाँ पे बीच में क्यू है, जबकि बी बीच में है तो यहाँ भी आर बीच में होना चाहिए, है ना, ये आंसर नहीं होगा। और सर यहाँ देखिए बी यहाँ पे है बीच में और आर यहाँ बीच में, मतलब ये आंसर मेरा हो सकता है, भी कंफर्म नहीं हो सकता है। देखिए सर बी यहाँ पर है, आर यहाँ पे होना चाहिए थे क्या, क्यू होना चाहिए, नहीं मैंने गलत पढ़ दिया ना, ये तो गलत है ना, डेफिनेटली गलत है। बी की जगह आर, तो बी की जगह आर सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना, ये गलत नहीं है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। अब यहाँ जब पी क्यू आर कि सर यहाँ पे आर है लास्ट में, तो आर का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी, तो लास्ट में बी होना चाहिए, लास्ट में ए आ रहा, मतलब ये आंसर मेरा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब किसी एक और साइड एंगल को लो, सर मैंने ए को लिया, ठीक है, ए को आपने लिया, अब ए के सामने की भुजा देखो, आप कहोगे बीसी, बीसी किसके बराबर है सर, पी क्यू के, तो पी क्यू के अगर पी आर के, सॉरी पी आर के बराबर है, तो पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, क्यू। तो ए के सामने क्यू आना चाहिए। देखिए अब इन्हीं दो ऑप्शन में सोचिए, यहाँ पे ए लिखा है पर यहाँ क्या आ रहा है, आर, जबकि आना क्या चाहिए था, क्यू। ए बीच में है तो बीच में क्यू होना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ए तीसरे नंबर पे लिखा है तो यहाँ भी क्यू तीसरे नंबर पे, मतलब ए का संगत क्यू है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देखिए आप बेसिक बेसिक बातों पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक को सीखें, क्योंकि बेसिक्स अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ये सारी बातें आप में से कई हमारे साथी लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा और आपको सब पता होगा, है ना। चलिए मैं बस, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ रिवीजन के लिए, भाई रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, पढ़ा हुआ तो आपने सब है ही। आइए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, AC AD के बराबर है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए, AB जो है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन प्रूव, विच congruence criterion prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। कौन से क्राइटेरिया, नियम से, यहाँ आपके पास नियम लिखे हुए हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में AC AD के बराबर है और AB कोण A का समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक करता है। तो कौन सी सर्वांग समता कसौटी सिद्ध करती है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है। तो मेरे भाई एक काम करिए ना, आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए ABCD। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं अपन। तो आपने कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मैं देखो ऐसा बना रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल इस बात को मत समझिएगा कि ये ऐसा ही रहा होगा, भाई मैं तो कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। चलिए मैं इसको घुमा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा क्वाड्रिलेटरल जैसा फील आए। मैं और इसको चलिए घुमा देता हूँ, है ना, ये घुमा दिया। अब मेरे भाई क्वेश्चन जो बोला गया ना उसको समझिए कि सर ये ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। मान लीजिए कि ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, डी एंगल, ये भी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। AC AD के बराबर है। AC कहाँ गया, ये रहा AC और ये रहा AD बराबर है, ठीक है। और AB बाइसेक्ट एंगल A बोल रहा है इसमें। AB है ना वो A एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर AB है ना, ये AB इस एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही नहीं पा रही है, जबकि बाइसेक्ट करवाना है। मेरे भाई अगर बाइसेक्ट कराना है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ गए कि सर बी इसका मतलब ऊपर रहा होगा। तो आप इस बी और सी को आपस में जरा चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करें इसको कि एंगल को बाइसेक्ट कर जाए। चलिए तो इसका मतलब डायग्राम में कुछ तो गड़बड़ अपन को दिख रहा है, तो गड़बड़ है ना, कुछ ऐसा लेना है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करे ए बी। तो मैंने किया कि चलो ये बी हो गया, है ना, तो ये आपके पास ए बी हो गई।
ये ए बी साइड हो गई, और ये जो ए बी है ना, वो थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। ये ए बी है हमारे पास, है ना, और ये ए बी इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और अगर ये ए बी है तो इसको कुछ नाम देते हैं, चलो सी है, इसको नाम दे दिया हमने डी, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसने और क्या बोला, ए सी ए डी के बराबर है। ये रहा हमारे पास ए सी साइड, ये साइड इसके इक्वल ए डी के, है ना, ये दोनों बराबर है। बाइसेक्ट भी हो गया, ये एंगल भी सेम आ गया। विच कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। आपको पहले तो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया कि सर ऐसा डायग्राम क्यों बनाया आपने? क्योंकि ए बी साइड है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही थी, तो मैं बी को यहाँ लेने की बजाय यहाँ लेना मेरी मजबूरी थी, ताकि इसको बाइसेक्ट करे। तो ये दो ट्रायंगल बने हैं। अब ये कह रहा है कि कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ, आपको ये बताना है कि कौन से नियम से ये सर्वांगसम हुआ है। मुझे बताइए, दोनों त्रिभुजों में क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, फिर सर ये कोण बराबर आ गए दोनों में, देख पा रहे हैं आप। फिर आप कहेंगे कि सर ये भुजा है ना, दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये भी बराबर होगी। तो क्या आप बात को समझे कि सर देखिए भुजा, कोण, भुजा, साइड एंगल, साइड रूल से दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। कौन सा नियम लग गया इसमें? सर इसमें तो सर नियम लग गया मेरा एस ए एस रूल, और एस ए एस रूल से सर्वांग सम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर था। ट्रिपल एस लग नहीं रहा, आर एच एस लग नहीं रहा है, और डबल ए एस तो लग नहीं रहा है, क्योंकि दो एंगल सेम नहीं है, एक ही एंगल सेम है, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका, ट्रिपल एस ए एस रूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई होप बहुत चीजें आराम से आपको समझ में आ रही होगी। कैसी लग रही है क्लास, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ वो सफिशियंट है या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। साथियों, पांचवा क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है, डी बीसी का मिड पॉइंट है, और ये बोल रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। देखिए एडी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ना, लंब होने का। आगे इसने लिख इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, दैट इज एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। देन बाय विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आर एबीडी एंड एसीडी कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी, तो आप बना दीजिए एक ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल आपने बना दिया कि सर ये हमारे पास मान लीजिए एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर इसका नाम लिख दीजिए। तो आपने कहा कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, एबीसी त्रिभुज है, और आपसे बोला गया है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मध्य बिंदु डी है। चलिए ये मैंने कोई नाम दे दिया डी, जो बीसी का मध्य बिंदु है। और फिर कह रहा है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है ना वो बीसी के लंबवत है। चलिए परपेंडिकुलर लाइन भी बना लेते हैं। आइए, ये मेरे भाई आ गया आपके पास कि सर ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर है, मतलब ये लंबवत है, तो ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। एडी बीसी के परपेंडिकुलर हो गया, और डी बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर है। मध्य बिंदु होने का मतलब दो भागों में बांट रहा है ना। त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, सॉरी, त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एसीडी के, एसीडी, एसीडी के कौन से नियम से? एबीडी कहाँ है? एबीडी मतलब ये वाला त्रिभुज, और एसीडी, एसीडी मतलब ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे, ये आपको पता लगा के बताना है। तो मेरे भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सर ये दोनों त्रिभुज को मुझे सर्वांगसम तो सिद्ध करना है, लेकिन किस नियम से होगा ये नियम बताना है। सर्वांगसम है कौन से नियम से, तो मुझे बताओ। ये एंगल, ये साइड सेम है दोनों की, आप कहेंगे हाँ सर। क्या ये एंगल दोनों में सेम आ गया, आप कहेंगे जी सर। क्या ये दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड सेम होगी, हाँ सर, ये कॉमन साइड सेम होगी। ये तो क्वेश्चन में बराबर दिया है, ये दोनों एंगल भी बराबर दिया है, और करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम दिया है। इसका मतलब इस त्रिभुज का एक एंगल और दो साइड सेम है। अब बताइए, अगर एक एंगल और दो साइड सेम है, और वो भी पता है कौन सा, वो भी साथियों सेम है, साइड एंगल साइड। इसका मतलब है दोनों कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड नियम। यही आपका
आंसर था। तो आप कहेंगे सर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये आ ही गया तो ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान है ना, बहुत इजी है चैप्टर ये, मैथ सबसे आसान चैप्टर है, बुक है, आई सब्जेक्ट है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6। साथियों 6 में कहा जा रहा है कि इफ ट्रायंगल DEF ट्रायंगल STU बाय द ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन में कहा आपसे जा रहा है कि यदि त्रिभुज DEF और सर्वांग में त्रिभुज STU के ASA कसौटी से, मतलब ASA रूल से, यानी जो हमारा तीसरा नियम था ना, डबल ASA नियम, उससे ये सर्वांग सम तो है। तो मेरी बात से सहमत है कि हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। DE का मान दिया हुआ 10, E एंगल दिया हुआ 40 डिग्री, F एंगल दिया है 80 डिग्री। तो कह रहा है कि त्रिभुज, तो कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ STU। हाँ भाई, त्रिभुज STU में संगत मान कौन सा होगा? अब संगत मान पूछने का मतलब ये हुआ कि आपको एक त्रिभुज की साइड एंगल दिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज में जो इसी के करस्पॉन्डिंग चीजें हैं ना, वो क्या होगी? मतलब कौन सी भुजा डी के समान होगी, कौन सा एंगल ई के बराबर होगा, कौन सा एंगल एफ के बराबर होगा, ये आपको पता लगाना है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दोनों त्रिभुज सर्वांग है, एक त्रिभुज की आपके पास वैल्यूज दे रखी है, दूसरा त्रिभुज में इसी के करस्पॉन्डिंग जो चीजें है ना, उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसका डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले चित्र बनाते हैं इसका, दो त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, अगला एक ये त्रिभुज बना दिया आपने, है ना? मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, नीचे। हाँ जी, ए, मैंने DEF दिया हुआ अलग अलग है, इसको नाम दे दीजिए DEF, DEF। और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ हमारे पास STU। अब आप इसमें लिखिए, इसे DE 10 सेंटीमीटर है, DE जो है ना, ये जो साइड है वो कितनी दे रखी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। और सर्वांगसम तो दोनों है, ठीक है। और कौन से नियम से सर्वांगसम है? ASA नियम से सर्वांगसम, ठीक है। और फिर बोल रहा है ई एंगल 40 डिग्री है, यानी ये एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। और एफ एंगल दिया हुआ है साथियों 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना मिल गया आपको? 80 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, यहां तक तो एकदम चीजें आसान है। अब बताइए, आप कहेंगे सर ये 40 है, ये 80 है, तो ये एंगल, आप कहेंगे सर 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 तो 180 में से घटा दिया, 180 60 डिग्री आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब मेन काम है। यहां तक तो जो कुछ भी लिखा था हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर देखिए, जो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है DEF, किसके सर्वांगसम है? कि सर त्रिभुज STU के सर्वांगसम है, यानी D जो है ना वो S के इक्वल है। D एंगल कहाँ है? ये रहा। इसके अपोजिट साइड कौन सी है? EF साइड है। और यहाँ पे देखिए S एंगल, ये रहा S, तो S के अपोजिट साइड कौन सी होगी सर? TU। ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि सर ये हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो साइड है वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे इसके बराबर होगी। समझ गए आप कि हाँ सर ये तो हमको समझ में आ गया। अब सर यहाँ से आपने ई लिया, ई, तो ई एंगल कहाँ है सर? ये रहा। ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा? इसके। तो आप, अब इससे पता नहीं चल पा रहा है कि सर ये इसके बराबर होगा कि इसके बराबर होगा। तो आप एक काम कीजिए, एक साइड तो मालूम है ना 10 है, 80 10 है, और ये 80 है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एफ किसके बराबर है? एफ इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि साइड मालूम है मुझे, एक साइड आ जाएगी। तो एफ किस 80 है, और यहाँ एफ किसके इक्वल है? यू के इक्वल है। एफ के, तो एफ के अपोजिट साइड कितनी है? 10। तो यू के भी अपोजिट साइड कितनी होगी सर? 10 होगी। तो ये आ गया मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। ये और ये साइड बराबर थी, और ये मुझे एक साइड और बराबर मिल गई, देखो। और ये दोनों बराबर, तो तीसरी भुजा ये भी क्या हो गया? आपस में बराबर। मेरे भाई आप ये कहोगे कि सर 10 के सामने एंगल कितना? 80। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 80। तीनों, तीनों, इस भुजा के सामने का एंगल 40, तो इस भुजा के सामने का एंगल सर 40 डिग्री। ये 80 40 80, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो मेरे भाई सब में आपकी वैल्यू निकाल दी आपने। क्या क्या आ गई सर? ST आ गई। सर ST साइड कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। एंगल T कितना होगा? क्योंकि मुझे इस एंगल के, इस ट्रायंगल के सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो एंगल T कितना होगा सर? 40 डिग्री होगा। एंगल U कितना होगा सर? 80 डिग्री होगा। और सॉरी,
एंगल यू होगा 80 डिग्री। इसी टाइप से साथियों एंगल एस, सर एंगल एस होगा 60 डिग्री। अब ये जिस ऑप्शन में है आपका आंसर हो गया। तो पहले देख लीजिए एस टी जो है ना 10 सेंटीमीटर, सर एस टी 10 सेंटीमीटर, तो एक तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। सर आंसर हो सकता है हमारा या तो ये हो या फिर ये हो। एस टी दोनों में 10 दिया है, यू एंगल 80 है, यू एंगल इसमें 80, इसमें 40 है, नहीं इसमें 40 है, बिल्कुल ठीक है। यू एंगल इसमें 80 है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये आपका आंसर होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना था। तो क्वेश्चन बेहद आसान था, बस हमारा बेसिक्स कितना अच्छा है उसी को टेस्ट कर रहा है ये, है ना। और बेसिक से ही हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इक्वल टू BC एंड DAB इक्वल टू CBA। चलिए बनाइए क्वाड्रिलेटरल। तो यार क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ना, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल एक बना लो। अरे चलिए क्वाड्रिलेटरल एक बना के देखते हैं अपन, है ना। ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया है ना, थोड़ा अच्छा बनाया क्या, सही है, चलो सही ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है। अपन ने बनाया तो बढ़िया ही होगा, है ना, अपन ने बनाया तो बढ़िया ही होगा। मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमको बोला तो है नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल है। और अभी हम क्वाड्रिलेटरल की जो हमारी क्लास है ना साथियों, अगली क्लास से हमारी क्वाड्रिलेटरल ही आएगी, चतुर्भुज ही आएगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक है रीड का वो चतुर्भुज है। तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मान लीजिए कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। अब कह रहा है कि AD बराबर BC है, AD ये रहा, AD बराबर है BC, मतलब इसके बराबर, ठीक है साहब। DAB, DAB यानी ये वाला एंगल, और CAB, CBA ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एक बार देख लीजिए, DAB और CBA ये दोनों बराबर है, ठीक है सर। इफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ABD एंड BCA इज प्रूव्ड, और ऐसा सिद्ध कर दिया गया है कि ट्रायंगल जो ABC है ना, सॉरी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BAC के, ये कॉन्ग्रुएंट है, इट इज प्रूव्ड, देन एंगल ADB विल बी इक्वल टू द एंगल। तो कह रहा है ADB जरा इसको मिलाना पड़ेगा ना, ट्रायंगल ADB चाहिए आपको, तो ठीक है DB निकाल लेते हैं, और क्या, एंगल ADB। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है ना ADB ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से। तो जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है उससे हमने लिख लिया कि देखिए ABD, ABD समझे आप कि हाँ सर ये बात ठीक है। BAC, अच्छा इसको भी मिलाना पड़ेगा ना, हाँ इसको भी मिलाइए, BAC कह रहा है ये दो त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज लिया देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, इस वाले की, है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है वो एक। साहब ये जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला जो आपके पास ब्लिंक कर रहा है ब्लू वाला, एक तो ये लेना है ट्रायंगल ABD, और एक आपको लेना है, एक ट्रायंगल हमको लेना है ये वाला जो यहाँ पे ही ब्लिंक कर रहा है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल साथियों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। आपको बताना है कि जो एंगल है ना ADB एंगल, ये वाला ADB एंगल, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, ऐसा आपको बताना है। तो आइए करते हैं सॉल्व कि सर ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये हमको पता लगाना है। तो आइए करते हैं। तो मुझे बताइए, अब दोनों त्रिभुजों में आपको एक बात तो समझ में आ रहा है कि सर AD जो है ना ABC के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुजों में एक भुजा तो बराबर हो गई आपके पास कि हाँ सर एक भुजा तो बराबर है। दूसरा कि सर दोनों त्रिभुजों में एक भुजा बराबर है, और क्या बराबर है, तो और आप कहेंगे कि सर दोनों त्रिभुजों में है ना
एक कोण कॉमन है, अगर आप देख पाए तो नहीं, कोण कॉमन नहीं है। इस त्रिभुज का एक कोण ये वाला है ना, कौन से वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का एक कोण ये वाला, ये कोण बराबर है, यहाँ से ये बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ए कोण बी कोण के बराबर है। देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो आपको बोला गया है कि एडी बराबर है बीसी के, एक सर कोण ए बी 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 ए डी लिख दो या डी ए बी लिख दो, एंगल डी ए बी बराबर, एंगल दिख तो रहा है ये कलर, हाँ दिख रहा है, चलो ये वाला कोण मतलब कौन सा कोण बोला इसने, सी बी ए बराबर है, ये भी बात समझ में आ गई कि सर ये ठीक है। और आपको क्या लेना, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट तो है ये। अब मेरे भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप समझ रहे हैं कि सर तीनों भुजाएं बराबर होगी, कोण भी बराबर होंगे, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों कोण बराबर होंगे, उसमें तो हमको जानना नहीं है, हमको तो कोण बराबर करने हैं, मतलब हम तो इस डी के बारे में जानना चाहते हैं कि डी किसके बराबर होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे सर दोनों त्रिभुजों में ये भुजा जो है ना कॉमन है, ये भुजा कॉमन है, तो डी के सामने की भुजा कौन सी है, कि सर डी के सामने की भुजा है ए बी। अब ए बी अगर डी के सामने की है तो आप देखिए बी, ये जो भुजा है ना, इसके सामने का इस त्रिभुज में कोण सी है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजा संगत कोण बराबर होंगे, तो इस एंगल के सामने की भुजा ये है, इस एंगल के सामने की भुजा भी ये है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संगत होंगे, नहीं दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। मेरे भाई मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका, आप जिस एंगल का आंसर निकालना चाह रहे हो ना एडीबी का, वो एडीबी आपके एसीबी के बराबर होगा, एंगल एसीबी के बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अरे बाबा एसीबी है ही नहीं इसमें, अच्छा बीएसी है ना, हाँ तो क्या दिक्कत है इसको, भाई आप इस एंगल को ऐसे लिखो या ऐसे बीसीए लिखो, एक ही बात है। सर इसको आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए बीसीए, जिस एंगल का मान निकालना है वो बीच में होना चाहिए, बस बीच में है, ये आंसर आ गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बीसीए। तो बेहद सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, दो लाइनें ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, चलिए तो बनाइए दो लाइन। आप कहेंगे सर एक लाइन ये हो गई, एक लाइन सर ये हो गई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये लाइन ए बी है और ये लाइन हमारे पास साथियों सी डी है, और दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। कह रहा ए ओ बराबर बी ओ है, ए ओ बराबर है बी ओ, मतलब ये और ये बराबर है, एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, अच्छा सी ए ओ की बात कर रहा, मतलब आपको और साइड बनानी पड़ेगी, जैसा जैसा बोला बस करते जाइए कि सर एंगल ये वाला सी ए ओ, ये एंगल बराबर है किसके, डी बी ओ के, डी बी ओ के, ठीक बात है, बना लीजिए इसको भी, सर इसके बराबर है ना, जी सर। देन विच ऑफ द रूल दिस ट्रायंगल एओसी, एओसी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और बीओडी, बीओडी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, किस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ऐसा आपको पता लगाना है। मेरे भाई एक बात बताइए मुझे, आप कहेंगे देखिए ये एंगल सर, ये साइड दोनों बराबर है, जी साहब, अब आप बताइए ये और ये कोण बराबर है, कहेंगे जी, अब मुझे बताइए अगर ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये भी तो दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो सर हाँ ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे भाई ए एस ए नियम देखो आप ध्यान से कि सर ए एस ए नियम दोनों सर्वांग सम होंगे, कि सर ये कोण इसके बराबर था, तो हमारे पास इसमें कौन सा रूल लग गया, कि सर इसमें तो रूल लग गया हमारा ए एस ए रूल, इससे तो त्रिभुज हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्या आप मेरी बात समझ गए कि हाँ सर ये नियम लगा और इससे क्वेश्चन हो गया, आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ए एस ए रूल, इस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, फट से सर्वांग सम, है ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, इन अ फिगर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी, एबीसी, अब इसमें लिखा नहीं यार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, कौन सा ट्रायंगल एबीसी है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, और बीएसी दिया हुआ 30,
तो इसी से हम आइडिया लगाते हैं ना, जो एंगल दिया उससे आइडिया लगा लेते हैं। BAC मतलब ये डेफिनेटली एंगल ए रहा होगा, तभी तो यार 30 डिग्री का कोण बन रहा, और 100 डिग्री से भी आइडिया लग गया ABC। तो भाई ए यहाँ तो आ गया ए, तो यहाँ पे बीच में रहा होगा बी, और यहाँ बी रहा होगा, तो फिर ये क्या रहा होगा सी। तो ट्रायंगल ABC बन गया, और एक ट्रायंगल है ADC, AC, तो ये रहा होगा डी। तो हमारे पास ये लिखा हुआ नहीं था, हमने एंगल से आइडिया लगा दिया कि यहाँ तक बात सही है सर। 100 डिग्री है, 30 डिग्री, और दोनों ट्रायंगल है ना कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दे दिया है दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग तो है, यहाँ सर है सर्वांग तो। अच्छा जी, और क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एंगल ACD बताओ कितना होगा। ACD ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कितना होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो आप ये कोण कितना बताएंगे तुरंत। आप कहेंगे सर 100 और 30 130, तो ये एंगल आ गया सर 50 डिग्री। ठीक है, अब एक बात और सोचिए, आप कहेंगे कि सर ये साइड जो है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, तो संगत भुजाएं कैसी होगी, बराबर। तो ये जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो इसके सामने का एंगल 100 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा 100। आपने फट से बोल दिया कि सर ये 100 डिग्री होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर ये एंगल तो आ गया। अब मेरे भाई और क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज लगाई जाए एंगल निकालने के लिए। तो ये 100 डिग्री है, यहाँ से ये 100 डिग्री आ गया, और क्या करें, दोनों ट्रायंगल दोनों जो है ना वो सेम तो है। मुझे एक बात बताइए, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना दिया हुआ तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ए किसके इक्वल होगा, ए की, ये बात ठीक है। बी किसके इक्वल है, डी की, ये भी बात ठीक है। और सी के इक्वल है, बी डी बराबर है, बी और डी बराबर, तो बी कहाँ है। आप कहेंगे सर ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा, बराबर आ तो गया ये तो। और क्या होगा कि सर ए बी और साइड बराबर होगी, ए बी और ए डी बराबर होगी, संगत भुजा लेंगे तो ए बी ये रहा, ठीक है, ए डी ये रहा। तो मेरे भाई ए बी के सामने का एंगल कितना है, 50 डिग्री आप निकाल चुके हो, तो ए डी के सामने का एंगल भी कितना होगा, आप कहेंगे सर 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारे पास कि सर अब ये भी आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंसी से हमने सारी चीजें निकाल दी, और आपसे पूछा था ACD, ACD वो कितना है 50 डिग्री, यानी आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन 50 डिग्री, है ना। तो कुछ एरर था जो हमने दूर करके कर लिया। आइए साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ एक्स ट्रायंगल XYZ सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल LMN के, एक्स दिया हुआ 45 डिग्री, वाई दिया 75 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एन। ट्रायंगल एन के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, और डायग्राम बनाएंगे तो चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल आपके पास ये है, ठीक है। आइए इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया XYZ, XYZ। ये ट्रायंगल है, इसको भी कुछ नाम तो देना पड़ेगा, दोनों है तो सिमिलर, सिमिलर है तो ये ट्रायंगल एक्स है, तो एक्स के सामने की भुजा कौन सी है, YZ। ठीक है सर, एक्स के सामने की भुजा YZ है। अच्छा एंगल लिखो ना, जो लिखा वो लिखो आप। तो ये ट्रायंगल आ गया XYZ, एक्स एंगल दिया है 45 डिग्री, तो इसको आपने लिख दिया 45 डिग्री। वाई दिया आपके पास कि सर 75 डिग्री, तो ये कितना हो गया सर 45 और 75 120, तो ये आ गया 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस ट्रायंगल को लिखना है, तो एक्स जो एंगल है ना वो 45 डिग्री है, ठीक है सर, और एक्स हमारे पास एल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है, मतलब एक्स वाई साइड जो है ना वो एल एम के इक्वल है। तो एल एम ले लो आप, ये एक्स वाई साइड है, तो आप किसी को भी एल एम ले लो, आप मन हो तो इसको लो यहाँ, या इसको लो एल, कहीं भी एक को ले लो। तो मैंने चलो इसको ले लिया एल, तो ये कितना हो जाएगा एम, करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ये एल एम एम, तो ये कितना होगा सर एन। और ये एंगल आपके पास साथियों 45 डिग्री है, तो यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 75, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोला हुआ है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो एल एन एंगल कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आइए साथियों बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। त्रिभुज ABC और ये दोनों सर्वांगसम दिए हुए, अब बताओ ना, सर्वांगसम त्रिभुज है तो संगत भुजा बराबर। तो अगर हम AB, जैसे इसमें पहले कोण में लिखा है AB,
ए बी लिखा हुआ है ना, तो आप बताइए मुझे ए बी किसके इक्वल होगा। आप कहेंगे ए बी सर पी क्यू के इक्वल होगा, जबकि यहाँ पे ए बी किसके बराबर दिया है, पी आर के, तो ये गलत हो गया। बी सी, तो आप कहेंगे कि सर बी सी भुजा है ना, ये रहा बी सी, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, ये बी सी किसके इक्वल लिखा हुआ, क्यू आर के, मतलब ये बराबर है, ये सही है। अब आपको ये तो सही लिखा, आपको गलत ढूंढना है ना, सॉरी, ये गलत ढूंढना है आपको, मतलब गलत आंसर ढूंढना है, तो भाई यही गलत मिल गया हमारा, तो पहला है तो यही आंसर हो गया। दूसरा तो सही है, मैंने ये आंसर नहीं होगा, ए एंगल पी के बराबर होगा, ए एंगल पी के बराबर होगा, ये भी सही लिखा है, मैंने ये आंसर नहीं होगा। ए सी हमारे पास, ये ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के, तो पी आर लिखा है, तो ये सही लिखा है, मैंने गलत है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो गलत तो यही लिखा है, जो गलत लिखा वही ढूंढना था, और वही हमारा सही आंसर। साथियों, आज हम लोगों ने आपके कॉन्ग्रुएंसी को कंप्लीट किया, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों वाला जो टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी, हमारा अगला टॉपिक होगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन हम उसको डिटेल में एक एक चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।